गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओरिजिन, उत्पत्ति, विकास, जो रेडियो का एज ए मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन हुआ। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, टेलीफोन का इन्वेंशन जब हुआ था उसके 20 सालों के बाद टेलीफोन लाइन के ऊपर म्यूजिक को भेजा गया था। उसके बाद गुलिल्मो मार्कोनी ने रेडियो सिग्नल्स भेजा। मार्कोनी जो है 1874 से 1937 तक दुनिया में थे। उनका जन्म इटली में हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में उन्होंने पढ़ाई किया था। हर्ट्ज़ की जो डिस्कवरी हुई थी रेडियो वेव्स के बारे में, उसके ऊपर उन्होंने पढ़ाई करने का सोचा, आगे बढ़ाने का सोचा उसको कि उसको किस तरह से दैनिक जीवन में यूज किया जाए। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि टेलीग्राम मैसेजेज को भेजना, जो हर्ट्ज़ जो फ्रिक्वेंसी है उसके थ्रू जो है वायरलेस भेजना जो है एज ए वायरलेस टेलीग्राफ्स भेजा जा सकता है। तो उसी को जो है सार्थक करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च वर्क किया। मार्कोनी का फर्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन 1896 में कोडेड सिग्नल थे। लगभग 1.6 किलोमीटर मतलब 1 माइल की दूरी पे उसको भेजा गया था। उसके बाद मार्कोनी ने रियलाइज़ कर लिया था कि इसके अंदर रेडियो वेव्स में बहुत ही पोटेंशियल है, और इटालियन गवर्नमेंट को उन्होंने अपने इन्वेंशन को ऑफ़र किया था, लेकिन इटालियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे उनके इसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद वो इंग्लैंड गए, वहाँ पे उन्होंने इसका पेटेंट कराया और उसके बाद आगे उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। 1898 में मार्कोनी ने किंग टाउन रोगेटा से जो है डब्लिन न्यूज़पेपर की ऑफिसर्स के बीच में जो है रिज़ल्ट को फ्लैश किया था। उसके बाद फर्स्ट पब्लिक ब्रॉडकास्ट इसी को माना जाता है। उसके अगले साल 1899 में फर्स्ट रेडियो फैक्ट्री उन्होंने क्लेम्सफोर्ड में एसेक्स में जो है उसको इस्टेब्लिश किया, और रेडियो लिंक ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इस्टेब्लिश किया। इसके बाद एक लिंक यूएसए तक के लिए उन्होंने 1901 में इस्टेब्लिश किया। 1909 में मार्कोनी को नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला था, और इसके लिए उनके वायरलेस टेलीग्राफ के लिए। और उसके बाद मार्कोनी बहुत ही एक धनी आदमी बन गए। लेकिन मार्कोनी का जो वायरलेस टेलीग्राफ था वो खाली सिग्नल्स को ही ट्रांसमिट करता था, वॉइस उस पर ट्रांसमिट नहीं होता था। वॉइस का ट्रांसमिशन 1921 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद मार्कोनी शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1922 में। लेकिन कहा जाता है कि मार्कोनी ही जो है फर्स्ट रेडियो का इन्वेंशन नहीं, उनसे मार्कोनी से पहले भी जो है वायरलेस टेलीग्राफ का एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया था। निकोला टेस्ला एक जो है सर्बियन नागरिक जो यूएसए में 1884 में आ गए थे, उन्होंने रेडियो का थ्योरेटिकल मॉडल बना दिया था। टेस्ला ने जो है अनसक्सेसफुली जो है ट्राई किया था, लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट में 1943 में रिव्यू किया अपने डिसीजन को, और उसके बाद उन्होंने टेस्ला को एक्नॉलेज किया इन्वेंटर ऑफ रेडियो। उसके बाद जबकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई वर्किंग रेडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी जो है उनको यूएसए में मान्यता मिली कि सबसे पहला रेडियो सिग्नल्स जो है उन्होंने ही यूज किया था। उसके बाद इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस का भी नाम इसमें आता है। उन्होंने फर्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन 1896 में, मार्कोनी ने 1898 में किया। इन्होंने 2 साल पहले ही कलकत्ता में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, गवर्नर जनरल के सामने अपना ट्रांसमिशन दिखाया था, और वो ट्रांसमिशन लगभग 3 माइल का मतलब आप ये समझिए कि 5 किलोमीटर की दूरी से जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज साइंस कॉलेज के बीच के अंदर जो है कलकत्ता में उन्होंने ये सिग्नल ट्रांसमिशन किया था। उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो अभी भी साइंस म्यूजियम, कलकत्ता के साइंस म्यूजियम में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, अभी भी रखे हुए हैं। उसके बाद बोस ने अपना डिमॉन्स्ट्रेशन दोबारा रॉयल सोसाइटी
लंदन में जो है 1899 में दिखाया था। और ये रहे रेलिक, लॉर्ड रेलिक जो थे, जिनको बाद में नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में 1904 में, उनके प्रेजेंस में। जे फ्लैमिंग में, वो जो कि प्रोफेसर ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी थे, और उसके बाद वही मार्कोनी कंपनी के एडवाइज़र बन गए थे। और लॉर्ड लिस्टर, जो कि रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। इन लोगों के सामने उन्होंने अपना ये डिस्प्ले किया था। इसके बाद उनको प्रोफेसरशिप जो है कैम्ब्रिज में ऑफ़र किया गया था, हालांकि उन्होंने उसको मना कर दिया। बोस ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जो कि पहले जो हर्ट्ज़ ने सॉल्व किया था उसके अंदर उन्होंने बोला था कि ये वाल्व्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, माउंटेन्स वाटर को पेनिट्रेट, तो उसके ऊपर काफ़ी इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम किया था। और जब उन्होंने ये अपना प्रेजेंट किया था रॉयल सोसाइटी में, तो उस टाइम पे मार्कोनी भी प्रेजेंट थे, और ये कहा जाता है कि मार्कोनी ने जो है बोस के नोटबुक को चुरा लिया था, जिसके अंदर मर्कुरी कोहरर जो है टेलीफोन डिटेक्टर का काम करता था, उसकी पूरा कंप्लीट उसका डेटा उसी के अंदर अवेलेबल था। बाद में उसी को उन्होंने, मार्कोनी ने उसको यूज किया 1901 में। और जब उनसे इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन मांगा गया, तो उन्होंने इसको जो है बता भी नहीं पाए एक्चुअली लोगों को कि डिज़ाइन कैसे आया। उन्होंने पहले झूठ बोला कि नेवी इंजीनियर ने मुझे, इटालियन नेवी इंजीनियर ने डिज़ाइन बनाया। उसके बाद उसने भी जो है इसको मना कर दिया। बाद में उन्होंने क्लेम किया कि जो है एक सिग्नल मैन पाओलो कैसली थे, उन्होंने जो है इसको डिज़ाइन को बनाया था। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि बोस जो है अपना पैटेंट वगैरह के लिए जो है कुछ अप्लाई करना नहीं चाहते थे, लेकिन इंडियन, उनके जो अमेरिकन फ्रेंड्स थे, उनके इन्फ्लुएंस में, उनके प्रेशर में, उन्होंने बाद में पैटेंट के लिए 1901 में अप्लाई किया। और उसके बाद जो है उनको यूएस पैटेंट मिला 1904 में। लेकिन तब तक जो है मार्कोनी को अपना पेटेंट ऑलरेडी मिल चुका था, और उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिल गया था, इसलिए जो है इनके पैटेंट पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। नाथन बी स्टबलफील्ड, जो मुर्रे जो है केंचुकी के रहने वाले थे, बोला जाता है कि सबसे पहला वाइफ ट्रांसमिशन उन्होंने ही किया था। मार्कोनी के ट्रांसमिशन से 4 साल पहले 1892 में स्टबलफील्ड ने जो है अपने फ्रेंड रैनी टी वेल्स को एक बॉक्स पकड़ाया और बोला कि जो है तुम कुछ दूरी पे जाओ। लेकिन उसके बाद वेल्स ने बोला कि जब मैं जैसे अपने पोस्ट के पास जहाँ मुझे बोला था वहाँ पहुँचा, उससे पहले ही मुझे सुनाई पड़ा हेलो रैनी, रिसीवर के ऊपर। स्टबलफील्ड ने अपने इन्वेंशन को 1902 में प्रेस में डिस्प्ले भी किया, लेकिन वो इस मामले में इस सोच करके कि कहीं उनका इन्वेंशन चोरी ना हो जाए, उसको अपने जो है उसको कभी भी जो है वायरलेस रेडियो को मार्केट नहीं किया। निकोला टेस्ला जो है इन्वेंटर ऑफ रेडियो जो है, आज भी एक्नॉलेज उनको किया जाता है, क्योंकि अमेरिकन जो है उन्होंने काफ़ी जो है उसके ऊपर उनके पैटेंट कराने और उस पर काफ़ी काम किया। इसलिए आज लगभग 33,000 से ज़्यादा रेडियो स्टेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, और 12,000 से ज़्यादा जो है खाली यूएस के अंदर ही हैं। लगभग 2 बिलियन रेडियो सेट्स आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में यूज में हैं, लेकिन लगभग हर आदमी के बीच में, हर 3 आदमी के बीच में बोलते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ में एक रेडियो सेट है। इसके बावजूद, वीडियो में इतना प्रोग्रेस होने के बावजूद भी आज तक रेडियो का अभी भी जो है काफ़ी इम्पैक्ट है और काफ़ी पॉपुलर है पब्लिक के बीच में। अभी हम बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो की। ब्रिटिश इंडिया ब्रॉडकास्टिंग जून 1923 में स्टार्ट हुआ था। इसमें प्रोग्राम जो है रेडियो क्लब बॉम्बे के द्वारा जो है शुरू में ब्रॉडकास्ट होते थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे बाकी रेडियो क्लब्स भी आ गए। 1926 के एक एग्रीमेंट के बाद प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को परमिशन मिला था 2 रेडियो स्टेशन स्टार्ट करने के लिए। बॉम्बे स्टेशन जुलाई 23, 1927 में इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद कलकत्ता में भी अगस्त 26, 1927 में इस्टेब्लिश हुआ। मार्च 1, 1930 में कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। इसके बाद गवर्नमेंट ने खुद ही ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज़ को टेक ओवर कर दिया। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 1 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ। जून 8, 1936 को ISBS को दोबारा ऑल इंडिया रेडियो के नाम से डाला गया, और बाद में इसको जो है
आकाशवाणी का नाम दिया गया। आकाशवाणी जो टर्म था वो रवींद्रनाथ टैगोर ने बोला कि जो है अवार्ड आकाशवाणी जो है इसको देना चाहिए, 1930 में उन्होंने बोला था, लेकिन फाइनली जो है 1956 में ये टर्म एक्चुअल यूज में आया आकाशवाणी। अक्टूबर 1 1939 को एक्सटर्नल सर्विस का स्टार्ट किया गया इंडिया से। पहला ब्रॉडकास्ट जो है पश्तो में हुआ। फाइनली जो है इसको इनिशियली क्या किया था कि इसको जो है इसलिए बनाया गया था कि जो रेडियो प्रोपोगंडा जर्मनी का होता था उसको काउंटर करने के लिए, और अफ़गानिस्तान, ईरान, अरब कंट्रीज़ में इसका ब्रॉडकास्ट किया गया था। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो AIR नेटवर्क के पास खाली 6 स्टेशन थे, जो कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और तिरुचि में थे। टोटल रेडियो सेट्स उस टाइम पे लगभग 2,75,000 थे। 3 अक्टूबर 1956 को विविध भारती सर्विस का स्टार्ट हुआ, और इसका एक्चुअली इसको इसलिए किया गया था रेडियो सिलोन के साथ जो है कम्पीट करने के लिए। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग भी दिल्ली में 1959 में स्टार्ट हो गया था। वो भी इनिशियली जो है ऑल इंडिया रेडियो का ही पार्ट था, और बाद में जो है ये दूरदर्शन के नाम से अप्रैल 1 1976 को इससे अलग हो गया था। FM ब्रॉडकास्टिंग 1977 में 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था मद्रास में पहले, और बाद में जो है 1990s में बाकी हर जगह पे ये फैल गया था। अभी हम बात करते हैं आकाशवाणी की। आकाशवाणी मीन्स सेलेस्टियल अनाउंसमेंट। इसका मतलब होता है कि सेलेस्टियल कोई जो है ऊपर से जो है कोई सेलेस्टियल बॉडी, जो हमारी पवित्र आत्माएं और जो हमारे ईश्वर जिनको हम बोलते हैं गॉडली हिवेनली चीज़ें, वहाँ से जो अनाउंसमेंट होता था, पहले बोलते थे कि आकाशवाणी हुई, जो हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथों में और बहुत सारी कहानियों में भी है। तो उसको संस्कृत ओरिजिन का ये वर्ड है। हिंदू माइथोलॉजी में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता था। जब भी गॉड्स कुछ कहना चाहते थे तब आकाशवाणी आती थी। लिटरली आकाश मीन्स स्काई, स्काई मतलब कि आसमान, और वाणी मीन्स जो है साउंड या मैसेज। तो साउंड मैसेज कमिंग फ्रॉम स्काई, साउंड या मैसेज जो स्काई से आते हैं उसको आकाशवाणी बोलता है। आकाशवाणी जो है रेडियो के लिए बहुत अच्छा सूट महसूस हुआ, इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 में इसका जो हाउएवर जो है ऑफिशियली जो है 1956 में इसको एक्सेप्ट कर दिया गया। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो की सर्विसेज की बात करें तो बहुत सी अलग तरह की सर्विसेज जो है ये बहुत सारे रीजन के हर एक लैंग्वेज में जो है प्रोवाइड करता है। मोस्ट फेमस जो है उसका विविध भारती सेवा है, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे लैंग्वेजेज में और सब रीजन के हिसाब से अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग तरह से जो है इसको प्रसारित किया जाता है। और विविध भारती स्टार्ट होने के बाद से इसको बोलते हैं कि गोल्डन एरा था। गोल्डन एरा के जो हिंदी म्यूजिक वगैरह थे 1940 से 1980s के, वो सारे म्यूजिक वगैरह सब विविध भारती के प्रोग्राम के अंदर शामिल किए गए और इसको पब्लिक के पास काफ़ी इसका प्रसारण किया गया था। इसके बाद काफ़ी पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ी और इसका बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन भी किया गया। पहले शुरू में मुंबई में किया गया, उसके बाद बाकी सिटीज़ में किया गया, और बहुत सारे जो है इसमें वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम थे, जिसमें न्यूज़ भी था, फिल्म म्यूजिक, कॉमेडी शो, सारे जो है विविध भारती में। बाद में इसको मीडियम वेव के बैंड फ्रिक्वेंसीज में जो है सभी सिटी के अंदर फैलाया गया। अभी हम एक्सटर्नल सर्विसेज की अगर बात करें तो एक्सटर्नल सर्विसेज ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट के लगभग 27 लैंग्वेजेज में है आउटसाइड इंडिया कंट्रीज़ के लिए। इसको शॉर्ट वेव भी में ब्रॉडकास्ट में भी जो है और थ्रू मीडियम वेव भी जो है यूज किया जाता है, दोनों तरह के। और ब्रॉडकास्ट जो है इनका स्पेसिफिक कंट्रीज उनको अपने उनके लैंग्वेज में जो है जनरल ओवरसीज सर्विस के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। और इंग्लिश में भी काफ़ी जो है इसमें प्रोग्राम होता है, तो इंग्लिश में लगभग 8.25 घंटे का प्रोग्राम होता है हर दिन। और उसके बाद बाकी जो है इनका अलग अलग जो है कंट्रीज़ की लैंग्वेज के हिसाब से होता है। ये एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट 1 अक्टूबर 1939 में ब्रिटिश के टाइम पे ही शुरू हुआ था। जैसा मैंने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जर्मनी के प्रोपोगंडा के अगेंस्ट जो है इसको चलाया गया था। तो सबसे पहले पश्तो लैंग्वेज में ही इसका बीम किया गया था, प्रसारण किया गया था, स्पेशली जो है अफ़गानिस्तान लोगों के लिए। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है ब्रॉडकास्ट जो है बाद में फिर डारी, पर्सियन, अरेबिक, इंग्लिश, बर्मीज, जापानीज, चाइनीज़, मलाय और फ्रेंच लैंग्वेजेज में भी ये स्टार्ट हो गया। एक्सटर्नल सर्विसेज की अगर बात करें कि आज के डेट में 27 लैंग्वेजेज में जो है 16 फॉरेन और 11 इंडियन लैंग्वेजेज में इसका प्रसारण होता है।
और लगभग 70.25 आवर्स पर डे। मीडियम वेव और शॉर्ट वेव दोनों की बात करें तो टोटल प्रोग्राम इतना लगभग आउटपुट उसका होता है। फॉरेन लैंग्वेज में अरेबिक, बलूची, बर्मीज, चाइनीज, दारी, इंग्लिश, फ्रेंच, इंडोनेशियन, नेपाली, पर्शियन, पुश्तू, रशियन, सिंगला, स्वाहिली, थाई और तिब्बतन लैंग्वेज प्रमुख हैं। इंडियन लैंग्वेज में बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो उर्दू सर्विस का है वो पाकिस्तान में है, राउंड क्लॉक उधर चलता था डीटीएच के ऊपर भी, और शॉर्ट वेव, मीडियम वेव रेडियो के ऊपर भी चलता रहता है, लगभग 12.12 घंटे। जबकि जो है इंग्लिश ब्रॉडकास्ट जो है वह भी जो है जनरल ओवरसीज सर्विस के माध्यम से 8.25 घंटे का लगभग प्रसारण होता रहता है। हज सीजन में स्पेशल ब्रॉडकास्ट उर्दू में बीम किया जाता है सऊदी अरेबिया को। और ऑल इंडिया रेडियो की एक्सटर्नल सर्विसेज जो है यूरोप में भी काफ़ी जो है इसका प्रसारण होता है, डीआरएम डिजिटल रेडियो मोंडियाल डीआरएम के थ्रू। अभी हम युवावाणी की बात करते हैं, जिसको वॉइस ऑफ यूथ भी बोला जाता है इंग्लिश में। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न जो है क्योंकि आपको पता है 27 लैंग्वेजेज में ब्रॉडकास्ट करता है, तो जो युवावाणी है ये जो है इसका भी इस्तेमाल साथ में जो है काफ़ी किया गया कि युवाओं के लिए म्यूजिक शोज़ और म्यूजिक के बहुत सारे पुराने म्यूजिक जितने थे अच्छे अच्छे उनको सबको जो है इसके अंदर प्रसारित किया जाता है, और सारे युवाओं को, ताकि जो है अच्छा उत्साह मिले और अच्छे म्यूजिक और इंडियन कल्चर के बारे में उनका काफ़ी रुझान बढ़े। अभी हम बात कर रहे हैं रेडियो एज ए टूल ऑफ डेवलपमेंट। रेडियो को डेवलपमेंट के टूल की तरह किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो के पास बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी है मास कम्युनिकेशन के लिए। अगर हम दूसरी मास मीडिया से एक्चुअली इसका कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स, और दूसरी बात सबसे सस्ता मीन्स है इंफॉर्मेशन को पास करने का। और रेडियो जो है ज़्यादा अपीलिंग इसलिए आता है क्योंकि इसमें जो है इंटरेक्टिविटी, डायलॉग बोलना और जो है पार्टिसिपेशन लोकल पॉपुलेशन का, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल किया जाता है। इसके लोअर जो है प्रोडक्शन कॉस्ट और एक्सट्रीम वर्सटैलिटी की वजह से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो है कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की जो इसकी कैपेबिलिटी है, इसकी वजह से ये हर जगह पे बहुत ज़्यादा फेमस है। इवन जो है सब सहारियन अफ्रीका वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसी वजह से रेडियो को काफ़ी जो है पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि बाकी टीवी वगैरह के सेट के साथ साथ उसको पावर सप्लाई और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जबकि ये सब चीज़ें रेडियो में नहीं होती हैं, तो इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हर जगह पे बढ़ी, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ में। हाई लिटरेसी रेट जैसे कि रूरल एरिया में, वुमेन के बीच में, और उसकी वजह से भी जो है रेडियो को काफ़ी जो है फ़ायदा मिला, और लोग काफ़ी चीज़ें जो है नई नई खबरें जानने की उनकी उत्सुकता हुई, जिसकी वजह से रेडियो के ऊपर काफ़ी रुझान आया लोगों का। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर्स का जब डेवलपमेंट हुआ उसी की बाद ही जो है सबसे ज़्यादा जो है रेडियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले के रेडियो जो होते थे वो बहुत बल्की होते थे, और ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद जो है रेडियो बहुत छोटे छोटे जो है छोटे साइजेज में आने लगे, छोटे छोटे रिसीवर जो है, और सारी फैमिलीज़ के पास जो है उसको ख़रीदने के लिए ज़्यादा उसका कॉस्ट भी नहीं होता था, तो लोगों की जो है विद इन कैपेबिलिटी हो जाता था। रूरल कम्युनिटी और एसोसिएट रेडियो स्टेशंस, बाद में धीरे धीरे रेडियो स्टेशन जो है नज़दीक नज़दीक जो है रूरल कम्युनिटी के पास भी इस्टेब्लिश किए जाने शुरू हो गए, छोटे छोटे स्टेशंस। उनमें जो है लिमिटेड जो है ब्रॉडकास्टिंग रेंज होती थी, रीजनल सर्विसेज प्रोवाइड थे, और उसके साथ साथ क्या होता था कि जो नेशनल न्यूज़ होता था वो भी साथ में बीच बीच में मेन न्यूज़ और मेन इवेंट्स को भी उसमें प्रसारित साथ साथ करते थे, लेकिन बीच बीच में साथ में रीजनल न्यूज़ का भी काफ़ी प्रसारण किया गया था, जिसकी वजह से रेडियो जो है हर घर घर में इसकी पॉपुलरिटी बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई। अगर हम ओरल कल्चर की बात करें, जैसे अफ्रीका में है, अफ्रीका में जो है रिसर्च टीमों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसका काम है, क्योंकि रेडियो के माध्यम से रिसर्च टीम के भी उनके टारगेट्स क्या हैं और उनको तरह तरह के एडवाइसेस वगैरह प्रसारण करके दी जाने लगी, और इसकी वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल बन के आया। अगर हम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग फॉर्मेट्स की बात करें
तो रेडियो जो है कई तरह के फॉर्मेट्स जो है प्रोवाइड करता है। सबसे पहला हम बात करें इंटरव्यू का। रेडियो फॉर्मेट इंटरव्यू में जो है लोगों को एक आदमी से जा समझने का, उसके व्यूज़ जो जानने का मौका मिल सकता है, उसका प्रोजेक्ट क्या है, उसकी आइडियाज़ क्या है, वो सब पता चलता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि इंटरव्यूज़ बहुत ही ईजी होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। एक छोटा-सा प्री इंटरव्यू सेशन रख के और उसमें जो है क्या क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर डिस्कस कर दिया जाता है। उसके बाद जो है तुरंत जो है इसको प्रसारित किया जाता है। इवन जो है लाइव ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी जो है इंटरव्यूज़ का प्रसारण किया जाता है। इसके बाद डिस्कशन पैनल्स की अगर हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन पैनल्स जो है कुछ लोगों को इनवाइट करके, जो अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छे जानकार होते हैं उनको बुला करके और डिस्कशन पैनल्स का भी उस प्रसारण करते हैं। साथ में उसमें जो है लोगों को स्पेशली कृषि से रिलेटेड और कोई भी चीज़ जो बर्निंग चीज़ जो हमारे देश की समस्याएं और उनके जो सुझाव कैसे सॉल्यूशन है उन सब चीज़ों से रिलेटेड, कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ों को अच्छी तरह से लोगों के पास पहुंचाया जाता है। न्यूज़ बुलेटिन की अगर हम बात करें तो जो फॉर्मेट जिससे हम इंफॉर्मेशन को, जो भी न्यूज़ है उसको प्रोवाइड किया जाता करते जाते हैं, सबको ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसको हम न्यूज़ बुलेटिन बुलेटिन बोलते हैं। न्यूज़ जो है जर्नलिस्ट के थ्रू जो है, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको जो है न्यूज़ पढ़ करके और उसके बाद वो जो है उसको, और जो प्रेस में रिलीज वगैरह होते हैं न्यूज़, उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट जो है एक पैकेज की तरह बना करके न्यूज़ बुलेटिन के थ्रू प्रसारित किया जाता है। अगर हम रेडियो डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो उसमें रेडियो डॉक्यूमेंट्री जो है कई फॉर्म की हो सकते हैं। उसमें नरेटिव हो सकता है और इन्वॉल्विंग बहुत रियल पीपल आल्सो एज एक्टर्स प्लेइंग कैरेक्टर्स के हिसाब से भी जो है कर तो रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज भी 10 से 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जो है काफ़ी जो है आती हैं और उससे पब्लिक का काफ़ी अटेंशन सीकर होती हैं और बहुत पॉपुलैरिटी इनको मिलती है। अब हम बात करें अगर रेडियो थिएटर की, तो थिएटर क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कम्युनिकेशन का और किसी भी तरह का कैंपेन करने के लिए। अभी लड़कियों के बचाने के ऊपर, भ्रूण हत्या के ऊपर, परिवार नियोजन के ऊपर, इन सब के ऊपर छोटे छोटे थिएटर टाइप में बना करके छोटे छोटे क्लिप्स बना करके और उसमें पब्लिक को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से जो है थिएट्रिकल चीज़ें भी जो है, जो ओरल चीज़ें हैं, जो वॉइस है, उसको छोटे छोटे जो है थिएट्रिकल चीज़ों को भी रेडियो के थ्रू ट्रांसमिशन करके और उनको जो है सबको, लोगों के बीच में उस किसी भी जो बुराई है उसके ऊपर जागरूकता और क्या चीज़ हमारे लिए अच्छा है, क्या समाज के लिए बुरा है, इसके ऊपर हम अच्छी उनको शिक्षा दे सकते हैं। रेडियो सोप ओपेरा भी जो है स्पेशल जनरे प्रोग्राम्स हैं जो कि थिएटर और गाना और कंटिन्यूटी दोनों को जो है मतलब एक साथ जो है जोड़ते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। ये भी रेडियो सोप ओपेरा जो है कैरेक्टर्स, जो थिएट्रिकल कैरेक्टर हैं उनके ऊपर जो है बनाए जा सकते हैं और इनको सोप ओपेरा में भी जो है बहुत सारी तरह के सिचुएशन, बहुत सारी तरह से प्रॉब्लम है और इनको एपिसोड टू एपिसोड 10 से 15 मिनट का ब्रॉडकास्ट करके और इससे भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है और ये भी बहुत अच्छा एक माध्यम है। पब्लिक गेम की अगर हम बात करें तो फिर पब्लिक गेम आप देखते हैं कि कोई भी गेम, कोई कुछ भी होता है तो उसको भी जो है रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट करके हमें सब पता चल जाता है लाइव कमेंट्री के माध्यम से। तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है जिससे पब्लिक को सारे प्रोग्राम मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिनी प्रोग्राम्स हैं, शॉर्ट मैसेजेज हैं, अलग अलग थीम के लिए रेगुलर बेसिस पे जो है इनको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो इनसे भी लोगों को जो है काफ़ी बिहेवियर चेंज में मदद मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स किसी चीज़ का होता है उसके ऊपर फीडबैक्स टाइप का जो है कि कोई चीज़ इवेंट हुआ तो उसके बाद उसका क्या कैसे रहा और क्या उसका पूरा कंप्लीट फीडबैक भी एज ए इंटरव्यू, एज ए मीटिंग और एज ए जो है वो किसी के माध्यम से जो है उसको पूरा बना करके वो भी जो है पब्लिक के बीच में लाया जाता है रेडियो के माध्यम से। प्रोडक्शन जो है अगर हम बात करें रेडियो में, तो जब एक प्रोग्राम रेडियो के ऊपर प्रोड्यूस किया जाता है तो ये कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि ऑडियंस को क्या जो है चाहते हैं, ऑडियंस किस चीज़ को जो है सुनना चाहते हैं और आप जो है एक्चुअली किसके लिए वो प्रसारण आप करना चाहते हैं, किस चीज़ को ध्यान में रख के आप प्रोग्राम को बना रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन को बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जो है जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको ध्यान में रख के ही कोई भी चीज़ बनाएं।
अगर हम प्रोडक्शन सीक्वेंस की बात करें तो प्रोडक्शन सीक्वेंस में ये आता है कि सबसे पहले आपने जो है देखना है कि पॉपुलेशन कौन है, जो टारगेट पॉपुलेशन है। उसके बाद आपने टाइम कौन सा क्या देना है, कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है ब्रॉडकास्ट करने के लिए, और कौन सा टाइम है जो सूटेबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनने के लिए। उसके बाद उसका स्क्रिप्ट राइटिंग करना है। जब आपने फाइनल कर लिया आपने क्या प्रोग्राम देना है, तो स्क्रिप्ट भी आपने देखना है कि जो है रीजनल, जो पार्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है समझ पाएँ। और रेडियो प्ले शो पेपर जब जो कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो रेडियो स्टेशन स्टाफ से पक्का पूछना चाहिए कि कौन सा आथर, कौन सा ट्रूप या एक्टर्स जो है ज़्यादा यूजुअली जो है उस फील्ड में अच्छी तरह से, जो टारगेट पॉपुलेशन है उसके पॉपुलैरिटी के उसके अंदर देखते हुए उन लोगों को ही जो है सेलेक्ट करना चाहिए। और पूरे हर एक चीज़ को प्रॉपर जो है प्रोडक्ट को चेक करना चाहिए ब्रॉडकास्ट से पहले और उस प्रसारण करने से पहले। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, उनको केयरफुली प्लान करना चाहिए अपने टाइम और रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए। एक फिक्स शेड्यूल इस्टेब्लिश करना चाहिए, जैसे कि डिस्कशन रिगार्डिंग एम ऑफ द शो, शो का एम क्या है, उसके बाद हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके बाद प्लान्ड प्रोग्राम क्या है, उसके बाद अवेलेबल बजट हमारे पास कितना है, फॉर्मेट कौन सा होगा उसका चॉइस करना है, स्क्रिप्ट राइटर्स कौन कौन से होंगे, सबमिशन ऑफ स्क्रिप्ट का डेडलाइन क्या होगा, प्रोडक्शन स्टेप्स उसके बाद क्या क्या करेंगे, कैसे उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट करने के डेट्स क्या होंगे। तो इन सब चीज़ों को, ये एक सिंपल जो है एक मतलब आपको ये स्टेप्स बताया गया है। तो इस तरह से स्टेप्स जो है प्रोडक्शन में होते हैं। इक्विपमेंट के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी पक्का अवॉइड करना चाहिए। इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे और लोगों से अच्छी तरह आप नहीं जुड़ पाएंगे। अभी हम बात करते हैं एफएम रेडियो की। एफएम रेडियो मिड 90s में स्टार्ट हुआ था और सबसे पहला प्राइवेट एफएम ब्रॉडकास्ट जो है इंडिया में मिड 19 में ही आया था। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। उसके पहले उसके बाद इंडिया में 4 और मेट्रो सिटीज़ में भी ब्रॉडकास्ट आ गया था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। और उसके बाद बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ में भी स्टेशन इस्टेब्लिश हुए। बाद में धीरे धीरे इसका इतना ज़्यादा प्रचलन में आया एफएम रेडियो कि हर छोटी छोटी सिटीज़ में भी एफएम रेडियो धीरे धीरे जो है फैलता चला गया। और इसके लिए पॉलिसी, जो इंडिया ने पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा जो है आसान कर दिया। वन टाइम एंट्री फ़ी डाल दिया 10 साल के लिए। अब 10 साल के लिए आप एक बार में आप जो है आपको मिल जाता था उसके पेटेंट, उसके बाद आप उसके ऊपर काम कर सकते थे। और एफएम को प्राइवेटाइजेशन करने के बाद ही इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो एक्चुअल में न्यूज़ जो है प्राइवेट एफएम में नहीं है परमिटेड, लेकिन जो है फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर में बोला कि 2-3 साल में, इनिशियली ये नहीं था, बाद में इसको शामिल किया गया और जो भी नेशनल न्यूज़ होते थे, न्यूज़ बुलेटिन जितनी भी होती थी उनको सबको उस टाइम पे जो है एफएम के अंदर डाल के इसको भी बाद में इसको समाजित किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, मिड डे, बीबीसी, ये सारे जो है धीरे धीरे इन्होंने सब ने जो है मार्केट के ऊपर काफ़ी जो है एफएम के अंदर ये शामिल हुए। अभी हम बात करते हैं इंटरनेट या ऑनलाइन रेडियो की। तो ऑनलाइन रेडियो या इंटरनेट रेडियो, इसको वेब रेडियो, नेट रेडियो भी बोला जाता है, ई रेडियो भी बोला जाता है। ये एक ऐसा रेडियो सेट में सर्विस है जो कि इंटरनेट के थ्रू ट्रांसमिशन इसका होता है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग इंटरनेट में वेबकास्टिंग भी इसको बोला जाता है, वेबकास्टिंग के माध्यम से किया जाता है। और वायरलेस मीन्स के थ्रू इसका ट्रांसमिशन नहीं करते हैं। इंटरनेट रेडियो में जो है आपको इंटरनेट होना चाहिए, तो उसी के थ्रू जो है आपकी मीडिया को स्ट्रीम किया जाता है। और इस मीडिया का सबसे फ़ायदा ये होता है कि इसमें पॉडकास्टिंग वगैरह जैसे होते हैं, इसमें डाउनलोडिंग की फैसिलिटीज़ भी जो है होती हैं साथ में। स्ट्रीमिंग के साथ साथ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाद में कभी भी आप इसको सुन सकते हैं। बहुत सारे जो इंटरनेट रेडियो सर्विसेज हैं वो ट्रेडिशनल रेडियो स्टेशन, रेडियो नेटवर्क से भी रिलेटेड होते हैं। इंटरनेट ओनली रेडियो स्टेशन जो है इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी तरह के एसोसिएशन से। इंटरनेट रेडियो सर्विसेज एक्सेसिबल जो है कहीं से भी होती हैं वर्ल्ड में। आप कहीं से भी जो है आपके पास नेट की अगर फैसिलिटी है तो आप जो है उसको सुन सकते हैं।
ऑस्ट्रेलियन स्टेशंस, यूरोप, अमेरिका, कहीं से भी जो है मेजर नेटवर्क्स इसमें क्लियर चैनल और सीबीएस रेडियो हैं यूएस में, और क्रिस्टलिस यूके में है। तो ये कुछ एक है जो कि जो है पार्टिकुलर जो है कंट्री के अंदर लाइसेंसिंग इश्यूज़ की वजह से ये जो है पार्टिकुलर कंट्री के अंदर या उससे बाहर जो है दूसरों को सुनने के लिए ट्रांसमिशन नहीं की जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत सारे जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बहुत सारी पैटेंटेड चीज़ें होती हैं और दूसरी कंट्री के लिए जिनका परमिशन नहीं होता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अदरवाइज जिन चीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी आप सुन सकते हैं। इंटरनेट सबसे न्यूज़, स्पोर्ट्स, टॉक, बहुत सारे तरह की म्यूज़िक, ये सब चीज़ें जो है इससे प्रोवाइड होती हैं। अभी हमें इंटरनेट रेडियो की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या इस्तेमाल हुआ है, उसमें स्ट्रीमिंग एक तो टेक्नोलॉजी है, तो दूसरा एक जो है सिमुलेशन होता है। तो स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी इसको का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट रेडियो को स्ट्रीम करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोगों को। इसमें जो है लॉसी ऑडियो कोडेक के माध्यम से जो है इसको जो है किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट। स्ट्रीमिंग रेडियो फॉर्मेट्स जो होते हैं, ऑडियो फॉर्मेट्स ये हैं, MP3 हैं, OGG हैं, वॉरबिश हैं, विंडोज़ मीडिया ऑडियो, उसके बाद जो है रियल ऑडियो, HEAAC, AAC प्लस। तो ये सारे तरह के जो है बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। इनको लोकल इंटरनेट के ऊपर TCP या UDP पैकेट्स के माध्यम से इनको जो है ट्रांसमिट किया जाता है। इसको जब रिसीव किया जाता है तो इसमें लगभग जो है 1 सेकंड या 2 सेकंड का जो है डिले हो जाता है। इस डिले को लैग बोला जाता है। बहुत सारे स्टेजेस में इस लैग का इंट्रोड्यूस किया जाता है डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में। उसके बाद सिमुलेशन में जो है एक लोकल ट्यूनर सिमुलेशन प्रोग्राम होता है, जो कि ऑनलाइन रेडियो को जो है उससे जो है हम सुन सकते हैं। जैसे कि आपका बहुत सारे जो है मतलब बिनो जैसे मीडिया प्लेयर्स हो गया, उसके बाद जो है आप बहुत सारे तरह के आप देखेंगे, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो, तो वो सब क्या है कि उनको सिमुलेशन जो है प्रोग्राम्स उनको बोला जाता है। तो यहीं पे हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।